Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, today we are going to deal with a new chapter for 10th standard ICSE students, and the subject is Indian history, or we can say modern Indian history, या modern India. ठीक है, right? और उसमें we are going to deal with chapter number 6, that is the formation of the Muslim League. एंड दिस इज मी प्रेजेंटेड बाय जैद सर। ठीक है, स्ट्रिक्टली हम लोग टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ओके, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो चीजें हैं वही चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर, राइट? देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो लिखा है वो है फैक्टर्स लीडिंग टू द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। अच्छा, इसके पहले थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में चले जाते हैं, थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं, भाई इवेंट समझ लेते हैं। जैसे बचपन में ना हम लोग डेट्स एंड इवेंट्स करते थे, राइट? कि भाई इस साल में भाई बैटल ऑफ ये हुआ था, बैटल ऑफ दैट हुआ था एंड ऑल दैट। ठीक है, इस साल में औरंगजेब मर गया था, तो उसको डेट्स एंड इवेंट्स कहते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड में एज सच डेट्स एंड इवेंट्स नहीं पूछते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत क्या है कि रिवाइव करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए एक तरीके से कि भाई क्या हुआ था। तो स्टार्ट होता है हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो 1857 से शुरू होता है। यहां पर होता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर हम देखते हैं कि 1857 से 1885 हमने देखा, यहां पर इस समय के बीच में देखा राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइट? ठीक है, द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म देखा हमने। फिर 1885 में देखा फाउंडेशन ऑफ आईएनसी। फिर हम देखते हैं 1885 से 1905 कहेंगे कि द एरा ऑफ मॉडरेट लीडर्स, द एरा ऑफ लिबरल्स, राइट? ठीक है, और फिर क्या होता है 1905 में कहेंगे बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल का पार्टीशन हो जाता है, राइट? और फिर 1905, 1906, 1907 यहां पर हम देखते हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक है, और 1907 में क्या देखते हैं? तो भाई सूरत का स्प्लिट देख लेते हैं। ठीक है, राइट? तो ये सारे ईयर हम थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राइट? अब इसी के बीच में मतलब यहां से उठा लिया है तो यहां पर बना फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, 1906 या 7 के आसपास। अब देखते हैं क्या होता है, राइट? मतलब अब यहां पर भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो मुस्लिम लीग को बढ़ावा दे रहे थे? जैसे हमने पढ़ा ना, फैक्टर्स या रीजंस लीडिंग फॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर हमने देखा फैक्टर्स या द रीजंस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइट? फिर द रीजंस फॉर द मॉडरेट्स या फैक्टर्स एनकरेजिंग द फाउंडेशन ऑफ आईएनसी। तो वैसे ही यहां पर हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन या फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। ठीक है, अब थोड़ा बहुत यहां पर इंट्रोडक्शन दिया है, जरा इसको जानते हैं, देखते हैं क्या है। हमेशा कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़िए ना, उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वही इंट्रोडक्शन में कहीं ना कहीं पूरा स्टोरी दिया होता है, पूरा बैकग्राउंड दिया होता है, राइट? तो लिखा है द इंग्लिश हैड सीन हाउ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स had fought shoulder to shoulder during the great uprising of the 1857। तो यहां पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की गई है और यहां पर ब्रिटिशर्स को हमारी यूनिटी का मजा चखाया गया था कि भाई किस तरीके से हिंदूज एंड मुस्लिम्स साथ में फाइट करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट? आफ्टर दैट the Indian people worked together in their mission to end the British rule, which was nothing but a danger signal for the British imperialism। ठीक है, imperialism, राइट?
और उसके बाद क्या किया 1857 के बाद अभी हम लोग 1906 में आ गए। तो ये समय के बीच में, ये समय के दौरान ब्रिटिशर्स को ये तो मालूम पड़ चुका था कि भाई ये यूनिटी हमारे लिए खतरा है, और इसीलिए ये लोग क्या फॉलो कर रहे थे, अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ठीक है, एकत्वम वाली पॉलिसी नहीं थी यहां पर। ठीक है, राइट, एकत्वम वाली पॉलिसी नहीं थी। क्या थी, द पॉलिसी ऑफ डिवाइड। भाई डिवाइड करो और आराम से अपना शासन चलाओ, इनको आपस में ही लड़ते रहने दो। राइट, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि एक बच्चा जो है एक पापा के पास कहेंगे कि चॉकलेट की जिद कर रहा था, है ना, राइट। और पापा ने क्या किया, पापा ने उस बच्चे को अलमारी पे बिठा दिया। अब बच्चा किसकी जिद कर रहा है, चॉकलेट की जिद कर रहा है? नहीं, अब वो जिद कर रहा है पहले अलमारी से नीचे उतारो। तो यही चीज ब्रिटिशर्स समझ चुके थे। तो हम लोग क्या, यहां पर बच्चा कौन है, हम लोग है। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं स्वराज की, हम लोग मांग कर रहे हैं टोटल इंडिपेंडेंस का। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये बच्चे को ऊपर चढ़ा दिया, बोले लड़ते रहो आपस में, हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा दे दिया, डिवाइड एंड रूल वाला मुद्दा दे दिया, बस हम उसी से कभी आगे नहीं आ पाए। राइट, तो यहां पर भी क्या है कि भाई हमारा जो मिशन था टू एंड द ब्रिटिश रूल, राइट, तो ये लोग को डेंजर तरीके से लग रहा था। एंड हेंस द ब्रिटिश एनकरेज द फोर्सेस ऑफ कम्युनलिज्म एज द ओनली वे टू wreck द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम विद इन, है ना। ठीक है, तो क्या है, तो ब्रिटिश इस चीज को समझ चुके थे, भाई अगर हमें हमारा जो राज है, हमारा जो रूल है, इसको अगर आगे बढ़ाना है, ठीक है, इसको अगर आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनकी यूनिटी तोड़ो, इनके बीच में कहेंगे रिलीजन लाओ, रिलीजन वाला सीड इसको सो करो, या कम्युनलिज्म वाला सीड सो करो। राइट, ठीक है, ये चीज करो और फिर इनको आपस में लड़ने दो और अपना राज कहेंगे, और उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, या आपस में लड़के मर जाएंगे। राइट, तो यही चीज क्या किया, द ब्रिटिश एनकरेज द फोर्सेस ऑफ कम्युनलिज्म एज द ओनली वे टू wreck द नेशनल मूवमेंट। राइट, और इसीलिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन या पार्टीशन ऑफ बंगाल देखते हैं, जहां पर आप देखिए ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बना दिया गया था। राइट, वेस्ट बंगाल में कहेंगे कि बंगाली लैंग्वेज के हिसाब से ये लोग माइनॉरिटी हो गए, ईस्ट बंगाल में कहेंगे हिंदू माइनॉरिटी हो गए और मुस्लिम मेजॉरिटी हो गए। तो इस तरीके से ये लोग डिवाइड करते थे और हमारे बीच कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते थे। फिर देखिए क्या लिखा है, दे ब्रांडेड द नेशनल मूवमेंट एज अ मूवमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग हिंदू राष्ट्र इन इंडिया। देखिए याद रखिएगा, मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स ने ही ये बात कही थी हमें कि मुस्लिम्स को, मतलब मुस्लिम्स को, ठीक है, कि भाई ये लोग क्या बनाना चाहते हैं, एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर मुस्लिम्स का कोई स्टेक नहीं होगा। और एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल दे तो हम क्या देते हैं कि भाई देखो नेशनल मूवमेंट के नाम पे क्या चलाते हैं, शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपको पता होगा शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स कौन मना रहा था, किसने एनकरेज किया था, लेकिन वो तो महाराष्ट्र के लिए था। महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत नेशनल मूवमेंट लाने के लिए शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स कहेंगे कि एनकरेज किया गया था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको प्रेजेंट क्या किया, इसको प्रेजेंट किया भाई they are moving towards establishing, they want to establish a Hindu राष्ट्र। What about you guys? ठीक है, आप लोग एलियन की तरह रहेंगे अपने ही देश में। राइट, ठीक है, तो ये चीज ब्रिटिशर्स लाए थे। समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है समझ में? ओके ओके, ठीक है। अब देखिए, for this purpose they also encouraged the Muslim communalists to found their separate organization, and that is Muslim League, with the hope that it could keep Muslims away from the Congress। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे, जो मुस्लिम लीडर्स थे, उनको अपनी जाल में फंसा दिया, उनको एनकरेज किया, बोले भाई साहब
आप देखो कांग्रेस बनाया तो कांग्रेस में क्या है, सभी लोग क्या चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। तो एक काम कीजिए ना, जैसे हमने कांग्रेस में अपना योगदान दिया था, ब्रिटिशर्स ने, आपको बताइए ब्रिटिश कांग्रेस के फाउंडिंग फादर्स कौन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, लॉर्ड डफरिन है, वगैरह वगैरह। तो ये और सब मोस्टली सारे के सारे हिंदू नेशनलिस्ट ही है, राइट। तो भाई साहब आप भी क्यों ना अपना खुद का एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और उसका आगे जाके नाम रखिए मुस्लिम लीग, है ना। तो इस तरीके से एनकरेज करते थे, राइट। एंड देयर वर सेवरल फैक्टर्स दैट लेड to the foundation of the Muslim League or the growth of communalism or the separatist trend of thinking amongst the Muslims, ठीक है, राइट। तो अब होता क्या है कि भाई मैंने कहा ना कि दो बच्चे हैं आपके, मुस्लिम्स और हिंदूस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, किसी एक को ज्यादा पैम्पर करेंगे तो दूसरा अपने आप क्या होगा, उससे जेलस फील करेगा, उससे ईर्ष्या करेगा, है ना, उसके लिए उसके मन में घृणा आएगी, है ना, राइट। तो एनमिटी आएगी एक तरीके से। तो बस वही किया ये ब्रिटिशर्स ने, क्या किया, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट जो थे, राइट, उनको एनकरेज किया, बोले आप भी क्या करिए, आप भी जो है अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए और अपने मुस्लिम्स का अपलिफ्टमेंट कीजिए, राइट, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं एनिमिटी बढ़ेगी, कम्युनलिज्म बढ़ेगा, ओके, राइट। अब देखते हैं सबसे पहले जो कॉजेस थे, राइट। कॉजेस सबसे पहला था लॉस ऑफ सोवरेनिटी बाय द मुस्लिम्स, ठीक है। अब ये सोवरेनिटी क्या होता है, सोवरेनिटी का मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंस होता है, आप समझिए इस चीज को। अब होता क्या है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल भारत है, तो भारत में जैसे आपको कहा कि ये लोगों ने क्या किया, भारत के इतिहास को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था, राइट। कहा कि भाई एक जो है मुस्लिम रूल का था, एक शासन, और एक शासन कहेंगे हिंदू राजाओं का था, है ना। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत की हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं ये लोग, मतलब मुस्लिम्स को एनकरेज करते हैं। देखिए भाई, भारत में जब तक मुगल्स थे, ठीक है, राइट, तब तक भाई मुस्लिम्स जो है इसको अपना घर मानते थे। उनको लगता था ना ऐसा कि भाई एक तरीके से राजा अपना ही है, जब राजा अपना ही होता है तो एक तरीके से क्या होता है, सिक्योरिटी फील होता है, राइट, ठीक है। लेकिन जैसे ही मुगल्स को हटा दिया, राइट, तो क्या होगा, और मुगल्स को हटाया किसने, तो ब्रिटिशर्स ने तो हटाया था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मुस्लिम्स के मन में ब्रिटिशर्स के लिए कहीं ना कहीं दुश्मनी वाला जो फीलिंग है वो पैदा हो जाता है। बस वही लिखा है इसमें, लिखा है द मुस्लिम्स वर द रूलर्स ऑफ इंडिया बिफोर द इंग्लिश सेट फुट ऑन इट। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर रूल आफ्टर डिथ्रोनिंग द मुगल किंग्स इन इंडिया। और आपको बखूबी पता है, आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, राइट। आपको पता है किस तरीके से मुगल्स को अपने तख्त से या फिर कहेंगे अपने पावर से हटा दिया गया था, डिथ्रोन कर दिया गया था। सो द मुस्लिम्स डेवलप्ड बिटरनेस अगेंस्ट द इंग्लिश। द मुस्लिम्स बिकेम द स्पेशल टारगेट ऑफ इंग्लिश आफ्टर द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857, ठीक है, राइट। तो क्या है यहां पर कि 1857 के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मुगल्स को हटा दिया था अपने थ्रोन से, राइट, है ना। मैंने शायद एफएलटी में ही पूछा था, द इफेक्ट ऑफ ग्रेट अपराइजिंग ऑन द मुगल रूल, याद है बेटा, यस, ओके। आपको याद है कि नहीं, गिव मी अ थम्स अप एटलीस्ट। भाई किस तरीके से एफएलटी में पूछा था ना, राइट, कि व्हाट इफेक्ट did the great uprising have on this one, Mughal rule, right? End of Mughal rule, है ना। बहादुर शाह जफर was dethroned और उसको भेज दिया गया था रंगून, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है कि जब मुगल्स को हटाया
तो जो यहाँ के जो लोकल मुस्लिम्स थे, जो भारतीय मुस्लिम्स थे, इनके लिए, इनके ब्रिटिशर्स के खिलाफ इनके मन में क्या आया? एक बिटरनेस आता है, एक दुश्मनी वाला भावना आता है। सेकेंड चीज क्या है? सामने से भी तो रिएक्शन आया। 1857 के बाद आप देखिए कि मुस्लिम्स का अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स इनको अपना दुश्मन मानते थे, राइट, एंड वाइस वर्सा। तो यही चीज होता है। अब देखिए क्या लिखा है, द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट वर शट अपॉन देम। अपॉन देम का मतलब कौन? मुस्लिम्स। दे लॉस्ट the confidence of the British rulers who considered them as their most dangerous enemies. The British tried to win over the Hindus. Right? ठीक है, तो होता क्या है? 1857 के बाद यहां पर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? मुस्लिम्स को एलियन बना देते हैं, एक तरीके से इग्नोर करते हैं। They became ignorant toward the Muslim feelings, right? And they pampered the Hindu feelings, right? Hindus के लिए ज्यादा उनको पैम्पर करते थे। बस वही खेल है यहाँ पर, डिवाइड हो गया अपने आप भारत, right? About the British policy towards the Muslim, Lord Ellenborough said the Muslim race is fundamentally hostile to us, या fundamentally hostile to us, and therefore our true policy is to conciliate the Hindus. है ना? क्या लिखा है? एलन बरो कहते हैं कि भाई जो मुस्लिम रेस है वो फंडामेंटली हमसे हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल का मतलब क्या? दुश्मन है, ठीक है, वो हमसे दुश्मन है, और इसीलिए हमें हिंदूज को कॉन्सिलिएट करना पड़ेगा, और हिंदूज को ही हमें पैम्पर करना पड़ेगा, या कहेंगे कॉन्सिलिएट करना पड़ेगा। So the English began to crush the Muslims because they did not remain loyal to the British after they had snatched away their kingdoms. सही है, राइट? तो यहां पर क्या है? 1857 के बाद एक तरीके से कहेंगे कि ब्रिटिशर्स में और मुस्लिम्स में थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा अनबनाव आ चुके थे, या फिर कहेंगे उनके रिलेशन में बिटरनेस आ चुका था, राइट? एंड दैट इज व्हाई ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ब्रिटिशर्स जो है हिंदूज को ज्यादा पैम्पर करते थे। यही चीज लिखा है यहां पर। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप देखिए यहां पर कि क्या है? पैसा, इकोनॉमी, राइट, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यही सबसे मेन कारण था। और आगे दूसरा भी पढ़ेंगे, द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द मुस्लिम्स। ये दो कारण थे जो क्या किए? मुस्लिम्स को एलिनिएट कर दिए, या फिर मुस्लिम्स को जो रेस है, मतलब जो कंपटीशन है, जो बेहतर कहेंगे कि जॉब्स के लिए, या लेट अस से कि बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, राइट, तो इनको पहले से ही बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं था, राइट, अपने आप को डेवलप करने के लिए, और ब्रिटिशर्स तो बखूबी नहीं करते थे, राइट। तो यही चीज लिखा है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम्स। The English tried to crush the Muslims in social and economic spheres as well. They were not recruited to civil and military services. क्या हुआ कि भाई मुस्लिम्स के लिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, राइट, ठीक है, सीधी सी बात है। और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स वर मोस्टली रिजर्व्ड फॉर द हिंदूज। क्या कहा यहां पर? देखो 1857 के बाद क्या होता है? ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? ब्रिटिशर्स थोड़ा बहुत अपना झुकाव जो है वो किसके साइड लेकर जाते हैं? हिंदूज के साइड लेकर जाते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली मुस्लिम्स बनेंगे दुश्मन ब्रिटिशर्स के भी, और जेलसी के कारण वो हिंदूज के भी दुश्मन हो जाएंगे, है ना। और जब यहां से रिएक्शन आएगा तो बखूबी यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा, बस खत्म। अब होना क्या है? अब डिवीजन तो हो चुका है, अब अपना राज और लंबा चलाइए, ठीक है, राइट। तो ये चीज लिखी है। अब द मुस्लिम्स रिमेन्ड पुअर एंड अनएम्प्लॉयड, गरीब तो थे ही, राइट, और बेरोजगार भी हो गए। द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इम्पोवरिश्ड द मुस्लिम्स, मतलब कि जो पॉलिसीज ये लोग बनाते थे वहां पर मुस्लिम्स का कोई से नहीं होता था, इसीलिए मुस्लिम्स और गरीब होते गए। They found few opportunities in trade, industry, business or professions. ठीक है, landlords and zamindars, whether Hindus or Muslims,
supported the British rule out of self interest. बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है। बोले जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ये लोग ब्रिटिशर्स का ही साथ देते थे। क्यों? क्योंकि ये जमींदार को अपनी जमींदारी बचानी है, जागीरदार को अपनी जागीरदारी बचानी है, तो वो अपने लोगों का साथ क्यों देगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, ठीक है, उसको तो साथ देना है किसका, जो पावर में है। और पावर में कौन है, ब्रिटिशर्स है, क्योंकि यही तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, यही तो हमारा इंटरेस्ट है, जो क्या करेगा, जो हमें आगे सरवाइव करने के लिए मदद करेगा। और इसीलिए आप देखते हैं, आप क्या देखते हैं, जब ग्रेट अपराइजिंग होता है, जब ग्रेट अपराइजिंग होता है, उसके बाद बहुत सारे राजा महाराजाओं को क्या दिया गया था, रिवॉर्ड दिया गया था, है ना, याद है कुछ ऐसा, याद है बेटा, गाइस याद है आपको, जब ग्रेट अपराइजिंग हुआ था और हम उसके एंड रिजल्ट्स पढ़ते हैं, तो एंड रिजल्ट्स में क्या है ना, राइट, वही है कि बहुत सारे, हैदराबाद ले लीजिए या बहुत सारे ऐसे राजा था, ठीक है, राजा था, उनको कहेंगे कि रिवॉर्ड्स दिए गए, है ना, जागीर दी गई थी, राइट, ठीक है, तो ये चीजें सब की गई थी। और वो राजा जो है लॉयल रहता ब्रिटिशर्स से, क्योंकि वो राजा को अपना क्या बचाना है, अपना किंगडम बचाना है, अपना पावर बचाना है। समझ में आया, राइट, ठीक है। तो यहां पर भी यही हुआ कि भाई जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो चाहे हिंदूज हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो हमेशा सपोर्ट किसको करते थे, सपोर्ट करते थे ब्रिटिश रूल को, क्योंकि उसमें ही अपना क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, द क्रिपलिंग ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन विलेजेस also led to the poverty among the Muslims। सही बात है, हम देखे थे causes of the great uprising, और उसमें क्या देखे थे कि भाई जो लोकल इंडस्ट्रीज है, जो लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, वो भी खत्म हो चुका था। As a result, the economic condition of the Muslims deteriorated, further decreased. They held the British responsible for it and began to hate them. It gave birth to the feelings of revolt, right, ठीक है। अब थर्ड चीज, अब तीसरी चीज क्या है, तो बैकवर्डनेस इन द सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स। अब देखिए, जहां तक मुझे याद है, ठीक है, जहां तक मैंने पढ़ा है, राइट, ये मुस्लिम्स बड़े ऑर्थोडॉक्स थे उस समय पे, हिंदूज भी ऑर्थोडॉक्स थे, ऐसा नहीं थे। अब आपको पता होगा ऑर्थोडॉक्सी क्या होता है, राइट, ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, जो एकदम अपने रूट्स को पकड़ के रहे, ठीक है, कुरान में जो लिखा है बस वही करना है, काइंड ऑफ दैट थिंग, इसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्सी। आई होप आपको पता होगा ऑर्थोडॉक्सी का मतलब, या ऑर्थोडॉक्स का मतलब कट्टरवाद एक तरीके से, राइट, समझ में आ रहा है बेटा, यस, राइट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आप देखिए कि जब वेस्टर्न एजुकेशन आएगा, जब ABCD पढ़ाने में आएगा, तब मुस्लिम्स नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि ये लोग कहां जाएंगे, ये लोग अपना रिलीजियस एजुकेशन लेने जाएंगे, राइट। और लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी, ऑन द ऑपोजिट साइड, यही वेस्टर्न एजुकेशन हिंदूज ने बहुत जल्दी अपना लिया, राइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, तो कहेंगे कि जो पर्शियन लैंग्वेज चलता था, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ये पर्शियन लैंग्वेज को निकाल दिया गया, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, है ना, धीरे धीरे हमको क्लर्क बनाना चाहते थे ना, तो वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया और पर्शियन लैंग्वेज को निकाल दिया। अब क्या हो गया, ये भाई साहब ना ही वेस्टर्न एजुकेशन अपना रहे हैं और पर्शियन लैंग्वेज तो रहा नहीं, तो क्या है, फर्दर बैकवर्डनेस एक तरीके से, राइट, ठीक है। तो सेकंड चीज क्या है, यहां पर क्या है, पर्शियन लैंग्वेज का निकलना, और इसको रिप्लेस कर दिया किससे, कहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज ने, राइट, ठीक है। तो ये चीज हुआ। तो ये चीजें क्या है, अब कल्चर में देखिए, मतलब सोसाइटी में देखिए, सोसाइटी में भी अगेन आप लोग क्या है, आप लोग ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है,
है ना, आप लोग ज्यादा कट्टरवाद करते हैं, मतलब ज्यादा अपने रूट से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आपको सोसाइटी में भी क्या है, जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट। तो यही चीज है। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, लिटरेचर एंड साइंस थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सही है। आप देखिए ना, जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम लिबर्टी पढ़ेंगे, जब हम इक्वालिटी पढ़ेंगे, है ना, जब हम फ्रेटर्निटी पढ़ेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, अपना रिलीजियस एजुकेशन लेंगे। आप लोग का मतलब है यहाँ पर मुस्लिम्स, ठीक है, राइट। और बहुत सारे अदर अपर क्लास क्या करेगा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ के आएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ के आएगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ के आएगा, राइट। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इनका एनलाइटमेंट होगा, ये लोग नेशनल मूवमेंट पे ज्यादा जुड़ेंगे, खास करके ऑल द बंगालीज, राइट। और ऑन द सेम, ऑन द अदर हैंड क्या होगा कि मुस्लिम्स ज्यादा यहां पर पार्ट नहीं लेंगे। द पर्शियन वाज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश इन द कोर्ट्स। द मुस्लिम्स डिड नॉट adopt to the Western system of education because they were proud of their own literature and culture. As a result, they remained backward in social and cultural spheres. On the other hand, the Hindus adopted the Western system of education and remained ahead in every sphere of life. सही है, ठीक है। तो यहां पर कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन किसका किया है, अमॉन्ग्स द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, राइट। तो हिंदूज को ज्यादा कहेंगे कि मॉडर्न बताया गया है और मुस्लिम्स को बहुत कम मॉडर्न बताया गया है। ये लोग इतना जल्दी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, और हिंदूज क्या करते हैं, समय के साथ साथ समय की धारा देखकर उसी में ही डुबकी लगा लेते हैं और उसी में ही आगे निकल जाते हैं, राइट। ठीक है, समझ में आता है बेटा, थर्ड पॉइंट समझ में आया, आया थर्ड पॉइंट समझ में, ओके ओके, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। अब फोर्थ है द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। सही है, ठीक है। अब होगा क्या, अब आप समझिए इस चीज को बेटा, जैसे आप क्लास में होते हैं, जैसे बचपन में मेरे साथ होता था, क्या होता था क्लास में, बहुत बुरा लगता था ये चीज, जब भी मेरा झगड़ा होता था किसी दोस्त के साथ, वो दोस्त क्या करता पता है, वो दोस्त डिवाइड एंड रूल कर देता। क्या कर देता, इससे कोई बात नहीं करेगा, इससे रिसर्च में कोई बात नहीं करेगा, रिसर्च में इससे खाना नहीं खाएंगे हम लोग, इससे कोई ना अपना नोटबुक शेयर नहीं करेगा, इससे साइकिल स्टैंड पे आना, इसका साइकिल अलग ही कर देंगे, हम लोग कहीं और पार्क करेंगे, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो मैं अकेला हो जाता। अब जब मैं अकेला हो जाता तो मेरा डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है, ठीक है, राइट। मेरा दिमाग उसी में घूमते रहता, दैट हाउ शुड आई विन बैक द ट्रस्ट ऑफ माय लॉस्ट फ्रेंड्स, राइट। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, और सीधी सी बात है कि अगर ये बड़े ग्रुप को कोई पावरफुल व्यक्ति का साथ मिल जाए, ठीक है, जैसे कोई टीचर का साथ मिल जाए, राइट, या कोई फॉर एग्जांपल कोई और किसी का साथ मिल जाएगा, तो ये पावरफुल ग्रुप क्या बन जाएगा, और पावरफुल बन जाएगा। मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया, ठीक है। तो मैं अलियनेट हो गया। अलियनेट का मतलब क्या हो गया, मतलब मैं एक तरीके से आइसोलेट हो गया। क्या हो गया, आइसोलेट। मैं दुनिया की जो धारा है, जो टाइम की धारा बहती है, मैं उसे कोप अप नहीं कर पाया, ठीक है, राइट। तो यहां पर भी यही होता है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की जाती है। क्या लिखा है, एज डिस्कस्ड अबव, आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ 1857 द ब्रिटिश ट्रीटेड Muslims most severely and brutally. This resulted in the backwardness of the Muslims in the political, economic and social spheres. Right? अब होगा क्या, अब ये सब चीजें हम जो पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफॉर्मर्स के बारे में, ठीक है, द मुस्लिम रिफॉर्मर्स, राइट, ठीक है। अब देखकर, अब ये सब चीजें देखकर, अब इतिहास को आप देखिए 1857 से लेकर 1905 तक, तो कुछ तो चेंज हुआ होगा। एक आधा मुस्लिम लीडर बनेगा, 2-3 मुस्लिम लीडर बनेंगे, और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बाकी जो उनकी जनता है, उनकी जमात है, उनको क्या करेंगे, अपलिफ्ट करने की बात करेंगे। कुछ मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग, मैंने कहा ना, हमेशा जब भी रिवॉल्यूशन आता है या जब भी कोई चीज होती है ना, तो क्या होता है, कुछ मुट्ठी भर लोग, एका दुक्का लोग ही होते हैं जो क्या करते हैं, पूरा सिस्टम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन अभी मैं ना साउथ अमेरिका में जब रिवॉल्यूशन हुआ था,
तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, चौबेरा को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, राइट। आप भी देख लीजिएगा इसके बारे में क्या है, राइट, आपको पता होगा। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है कि भाई बैकवर्डनेस हो गया, बैकवर्डनेस ऑफ द, और यहाँ पर मुस्लिम लीडर्स की बात करूं मैं तो हम बात करेंगे सर सैयद अहमद खान की। यही एक जो है हम हिस्ट्री में इसको अच्छे से पढ़ते हैं, सर सैयद अहमद खान, राइट। तो इनके बारे में देखेंगे इसके बाद, राइट। This resulted in the backwardness of the Muslims in political, economic and social spheres. But the rising tide of the national movement forced the British to change their attitude and policy towards the Muslims. ठीक है, राइट। क्या हुआ जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मुस्लिम्स को आइसोलेट कर दिया, इनको प्रताड़ित किया, इनको ब्रूटली या सीवियरली हैंडल किया और हिंदूज को पैम्पर किया। लेकिन जब ये हिंदूज क्या करे, वेस्टर्न एजुकेशन लाकर पढ़े, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े, ये लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़े, भाई किस तरीके से अमेरिका कॉलोनी था ब्रिटेन का और ब्रिटेन को हरा दिया अमेरिका ने और फ्रांस ने इसका साथ दिया, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, राइट। तो जब हिंदूज ये सब चीजें पढ़ते हैं तो भाई साहब क्या होता है, जो नेशनल मूवमेंट हम पढ़ते हैं, जो आपको ऑलरेडी चैप्टर सिखा चुका हूं नेशनल मूवमेंट का, राइट। तो यहां पर हिंदूज क्या करेंगे, अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आंदोलन करेंगे, एक नेशनल मूवमेंट करेंगे। अब ब्रिटिशर्स के पास कोई चारा नहीं है तो वो क्या करेगा, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलेगा और फिर मुस्लिम्स को बोलेगा आओ बच्चों तुमको मैं भूल गया था, आ जाइए अब हमारे पास आ जाइए, ये तो बच्चा शैतान निकला, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। यहां पर मैं मेटाफोर यूज कर रहा हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, राइट। तो अब क्या होगा, अब यहां पर जो राइजिंग टाइड है नेशनल मूवमेंट का, ठीक है, जिसमें कांग्रेस के लीडर्स, बहुत सारे वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए हुए लीडर्स जब इसमें पार्ट लेंगे तो ब्रिटिश क्या करेगा, अब ब्रिटिश इनको पैम्पर करना छोड़ेगा और दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो पार्ट है उसके साथ जाना शुरू करेगा और उसको पैम्पर करना शुरू करेगा। तो ये लिखा है बट द राइजिंग टाइड ऑफ द नेशनल मूवमेंट फोर्स्ड द ब्रिटिश टू चेंज देयर एटीट्यूड and policy towards the Muslims who were now too weak to revolt against the British. They followed the policy of divide and rule. One of the British politicians, Mount Stuart Elphinstone, clearly said, divide at impera, matlab divide and rule, was the old Roman motto and it should be ours. ठीक है, right? तो divide and rule खेलो, समय समय पर जिसका पलड़ा भारी है उसके साथ दो और अपना राज चलाते रहो, उसको भी फायदा हमको भी फायदा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे लिखा है द ब्रिटिश नाउ बिकेम द चैंपियंस ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटी। अब अचानक से क्या हुआ, देखो ये ग्रुप जो है, ठीक है, ये जो बच्चों का ग्रुप है जिसने क्या किया था, मुझे आइसोलेट कर दिया था। अब क्या होगा, अब जब टीचर क्या करेगी, अब जब टीचर जो है मेरा साथ देगी, ठीक है, मुझे पैम्पर करेगी, अच्छा तूने होमवर्क नहीं किया, चल कोई नहीं, कल करके लाना, ठीक है, स्टाफ रूम में बोलेगी कि सारी बुक्स कलेक्ट करके रख के जाना, अटेंडेंस लेकर जाना, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो क्या होगा कि भाई भले मेरी दुश्मनी टीचर से कितनी भी होगी और उस समय पे मैं क्या करूंगा, उस समय पे मैं सारी दुश्मनी भूल जाऊंगा, ठीक है, और मैं इनका क्या बन जाऊंगा, चेला बन जाऊंगा, काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट। ठीक है, और ये सब चीजें आपने नॉर्मल डे टू डे स्कूल लाइफ में देखा ही होगा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होता है, अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अब ब्रिटिशर्स मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ आ जाते हैं। दे बिगेन टू एनकरेज कम्युनलिज्म टू सो द सीड्स ऑफ डिसयूनिटी between the two communities. The English resorted to different methods of to divide the Indian people. They presented the Muslims rulers as plunderers and tyrannical bigots, created hatred among the amongst the Hindus. ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर देखिए हिस्ट्री को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया। मैंने कहा ना कि सबसे पहले भारत के इतिहास को क्या किया ये लोगों ने, भारत के इतिहास को
दो हिस्सों में डिवाइड किया। बोले एक हिस्सा जो है वो है मुस्लिम रूलर्स का और दूसरा हिस्सा जो है वो है हिंदू रूलर्स का। लेकिन अब करते क्या है कि हिंदूज को जाके बोलते हैं देखो ये लोग क्या थे, ये लोग तो बहुत ही तुम्हारे दुश्मन थे, ठीक है। आप समझिए अच्छे अच्छे राजाओं का नाम लेंगे और बोलेंगे कि भाई ये लोगों ने तो तुमको प्रताड़ित किया है, तुमको एक्सप्लॉइट किया है, तुम पर जुल्म किए हैं एंड वाइस वर्सा। अब इसको जाके इधर बोलेंगे कि भाई देखो इधर ये हो रहा है वो हो रहा है, ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट। ठीक है, तो डिवाइड करना शुरू कर दिया, है ना। अब सिमिलरली दे पेंटेड सेवरल हिंदू रूलर्स एज क्रूअल टू देयर मुस्लिम सब्जेक्ट्स। क्या है, वही तो है ना, जो अभी बताया मैंने वही है। इसको बोलो वो तुम्हारे लिए बुरा बोल रहा था, उसको बोलो कि ये तुम्हारे लिए बुरा बोल रहा है, काइंड ऑफ दैट थिंग, और फिर हो गया, राइट। इन 1905, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब बंगाल का पार्टीशन होता है, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स जाके बोलते हैं देख भाई मैं तेरे लिए सब कुछ कर रहा हूं, ठीक है। ये बंगाल का विभाजन किया और बंगाल में आप देखिए, ईस्ट बंगाल में या बांग्लादेश में तुम लोग मेजॉरिटी में हो, ठीक है। जब यहां पर आगे जाके लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, जब वोटिंग का काम आएगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन जाके बैठेगा, तुम्हारे ही तो लोग बैठेंगे। सत्ता का जो भोग है, वो जो सुख है, वो कौन उसको एंजॉय करेगा, आप ही तो लोग करोगे। तो आपकी बेहतरी के लिए ही तो किया है, वरना ये लोग तो क्या करेंगे, ये लोग तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, राइट। तो बेहतर है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, ठीक है, राइट। और नेशनल मूवमेंट से अपना पलड़ा झाड़ दो, छोड़ दो, नेशनल मूवमेंट में आपको पार्ट नहीं लेना है। और बखूबी ऐसा ही होता है। कुछ मुस्लिम रूलर्स या सॉरी कुछ मुस्लिम लीडर्स कांग्रेस से अपना पत्ता काट लेते हैं, कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। कुछ एजुकेटेड मुस्लिम्स कांग्रेस के साथ रहते हैं, ठीक है, ये भी हम देखते हैं। क्या लिखा है इन 1905 they tried to justify the partition of Bengal by telling the Muslims that Bengal was being partitioned, ठीक है, Bengal was being partitioned to create a new Muslim majority province where Hindus would not be able to subvert their interests, ठीक है, राइट। समझ में आया। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ये लोग हिंदू मुस्लिम का राज करते हैं, खेलते हैं और अपना राज जो है वो आगे बढ़ाते जाते हैं। अब क्या होगा, अब ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे देखिए बंगाल आपके लिए दे दिया 1905 में, ठीक है, 1906 में आपके लिए मुस्लिम लीग बना दिया। अब एक काम करता हूं आपके लिए, आपके कहने पर, ठीक है, सिर्फ आपको पैम्पर करने के लिए मैं 1909 में क्या लाता हूं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाता हूं। क्या लाता हूं बेटा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। एक लॉलीपॉप है और ये लॉलीपॉप क्या देंगे आपको, ये आपको फर्दर पावर देंगे। क्या करेंगे, यहां से मैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाऊंगा। क्या लाऊंगा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है, तो कहेंगे भाई यही सेपरेट इलेक्टोरेट्स में मैंने ऐसा एक पॉइंट रखा है जहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट जो कहेंगे इलेक्शन में खड़ा होगा, ठीक है, उसको सिर्फ कौन वोट कर सकेगा, सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट कर सकेगा। बस हो गया, चिट भी मेरा और पट भी मेरा, है ना भाई, किंग भी मेरा और क्रॉस भी मेरा, कोई भी आए जीतूंगा तो मैं ही। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। आप में से बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछ रहे थे सर व्हाट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, व्हाट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। सो दिस इज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जहां पर क्या आया था, जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए थे और सेम हिंदूज के लिए बोला कि भाई हिंदू कैंडिडेट होगा तो उसको भी हिंदू वोटर ही वोट कर पाएगा। हो गया। अब चाहे क्या होगा, अब चाहे कोई मुस्लिम वोटर हिंदू को वोट करना चाहे नहीं कर पाएगा, यहां पर वाइस वर्सा ये वाला भी नहीं कर पाएगा। हो गया। बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी है तो मुस्लिम की सरकार बनेगी, या मुस्लिम के लोग ही, मुस्लिम लीडर्स ही क्या होंगे, वहां के लेजिस्लेटिव मेंबर्स बनेंगे, राइट, ठीक है। तो यही चीज होगा। और इसके लिए और इसी के लिए जो मुस्लिम्स है, ठीक है, ये सब देखते हुए जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ देना शुरू किया और
नेशनल मूवमेंट क्या हो गया, फर्दर वीक हो गया। वीक मतलब क्या, एकदम कहेंगे कि खत्म होने की कगार पे आ गया, राइट। और आप देखेंगे 1908 में तो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट खत्म हो जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इस चीज को। लिखा है in 1905 they tried to justify the partition of Bengal by telling the Muslims that Bengal was being partitioned to create a new Muslim majority province where the Hindus would not be able to subvert their interest. The foundation of Muslim League in 1906 was an attempt to drive a wedge between two communities. As a result, Muslims began to support the partition of Bengal and call the Swadeshi boycott movement a mere hoax. होक्स का मतलब क्या, जुमला है ना। होक्स का मतलब क्या होता है, जुमला, दख्यानुसी बातें, ठीक है। स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट, आप क्या करेंगे, आप ये स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट चलाएंगे और ब्रिटिशर्स को भारत से हटा देंगे, फिर हमारा क्या होगा, है ना। फिर हम तो क्या हो जाएंगे, हम तो वापस माइनॉरिटी में आ जाएंगे। भाई हमको तो इनके साथ ही देना है, ठीक है, ब्रिटिशर्स का साथ, हमारा विकास, काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट। ठीक है, अब क्या होता है, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 introduced the principles of communal representation in the legislatures। ठीक है, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतने सारे पॉइंट